हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। माई सेल्फ पूजा एंड आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 4। इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसका ये मतलब नहीं है कि डेली करंट अफेयर्स नहीं देखना है, डेली करंट अफेयर्स देखना है। वहाँ पर भी मैं फाइनेंशियल न्यूज़ को कवर करती रहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो रह जाती हैं, तो वो सारी जो छूटी हुई न्यूज़ है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आरबीआई ने अगर कुछ कहा है, कुछ बैंकिंग पॉलिसीज आई हैं, उन सबको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 4, 3 पार्ट ऑलरेडी आप लोग ने देखे हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो भी आप टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो सारे के सारे बैंकिंग वाले, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, सिडबी वाले सभी लोग आ जाओ, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दो, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ओके, चलिए, तो पहली न्यूज से हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, और फर्स्ट न्यूज है व्हाइट पेपर ऑन इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। अब ये व्हाइट पेपर क्या होता है? क्या सफेद कलर का कागज है? कुछ नहीं। व्हाइट पेपर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल एनालिसिस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ब्लैक मनी। सो ब्लैक मनी पे मैंने एनालिसिस किया और उसका एक डिटेल डॉक्यूमेंट रेडी किया, तो मैं क्या कहूंगी इसे कि ये व्हाइट पेपर है ऑन ब्लैक मनी। इज दैट क्लियर? इसकी चर्चा सबसे पहले, मतलब फर्स्ट टाइम ये टर्म व्हाइट पेपर आया था 1922 में। ठीक है, 1922 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे लेकर आई थी, द चर्चिल व्हाइट पेपर ऑफ 1922। क्लियर? और उसके बाद हमारी कंट्री में भी इस शब्द का, इस टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। सो अभी रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने व्हाइट पेपर को प्रेजेंट किया था लोकसभा में, पार्लियामेंट में। आप सभी को पता है हमारे पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन एंड बजट सेशन। तो बजट सेशन को एक दिन एक्सटेंड किया गया था, 1 डे एक्सटेंड किया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाइट पेपर। हालांकि इसके अगेंस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने फिर ब्लैक पेपर लेकर आया था अगेंस्ट द एनडीए गवर्नमेंट। ओके, ये सब तो पॉलिटिक्स की बातें हैं। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द व्हाइट पेपर और इसमें क्या बातें की गई हैं, हमारे की पॉइंट्स क्या हैं, हमें केवल उन पे फोकस करना है। और एक क्वेश्चन भी आपको इस न्यूज के एंड में मिलेगा। इस पूरे टॉपिक को आप फाइनेंस मैनेजमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं और आप एक अच्छा आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन उसको रीड कीजिएगा, उसके बाद राइटिंग करिएगा, तो जिससे थोड़ा सा और आपको डेटा मिल सके। क्लियर? तो हम की पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहाँ पर रिसेंटली व्हाइट पेपर ऑन इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट प्रेजेंट किया गया लोकसभा में। इस व्हाइट पेपर में 10 ईयर यूपीए गवर्नमेंट, 10 ईयर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2004 to 2014, एंड 10 ईयर ऑफ एनडीए गवर्नमेंट 2014 to 2023। तो दोनों गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने और एनडीए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, कौन से इकोनॉमिक गवर्नेंस पे काम किए, फिस्कल डिफिसिट क्या रहा था, एक्सपेंडिचर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, रोजगार को, जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट कितना प्रोवाइड किया। तो बेसिकली कंपैरिजन किया गया है यूपीए गवर्नमेंट एंड एनडीए गवर्नमेंट के टेन्योर का इस व्हाइट पेपर में, क्योंकि आपको पता है फ्यू मंथ्स बाद हमारी कंट्री में लोकसभा इलेक्शन है। सो व्हाइट पेपर में बेसिकली एनडीए गवर्नमेंट ने बताया है कि हमने अपने टेन्योर में क्या क्या किया, कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म हम लेकर आए, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स को हम लेकर आए, जबकि यूपीए गवर्नमेंट के टेन्योर में हमारी कंट्री की जीडीपी की हालत क्या थी और कौन कौन से स्कैम हुए थे यूपीए गवर्नमेंट पे। तो उसका डिटेल एनालिसिस इस पेपर में, व्हाइट पेपर में देखने को मिलता है। Okay, the current budget session of the parliament has also been extended for 1 day for this very reason. Clear? Okay, so क्या बातें हैं यहाँ पर? तो 58 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है जिसे हम व्हाइट पेपर कह रहे हैं। 58 पेजेस इसमें आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये व्हाइट पेपर डॉक्यूमेंट 3 पार्ट्स में है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में बताया है डिस्कस द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ड्यूरिंग द 10 ईयर ऑफ यूपीए रूल। यूपीए गवर्नमेंट में क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट में करंट स्टेटस बताया है वेरियस करप्शन स्कैम ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट में कोल स्कैम, 2G स्कैम,
कॉमनवेल्थ स्कैम, श्रद्धा चिट फंड स्कैम, तो ये कई सारे स्कैम्स हुए थे, तो उनकी करेंट रिपोर्ट क्या है, ठीक है, उस पर डिस्कशन किया गया है पार्ट 2 में। एंड पार्ट नंबर 3 में एनडीए गवर्नमेंट की टेन्योर में क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं उसको डिस्कस किया है। इस तरीके से व्हाइट पेपर रिपोर्ट 3 पार्ट्स में बनाई गई है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में कहा है कि यूपीए गवर्नमेंट जब आई थी 2004 में, तब हमारी कंट्री का फिजिकल डिफिसिट 2.5% था, लेकिन इन 10 ईयर्स 2014 तक हमारी कंट्री का फिजिकल डिफिसिट 6.5% पहुंच गया। मतलब यूपीए गवर्नमेंट के टेन्योर में फिजिकल डिफिसिट 2.5 से 6.5% हमारा राजकोषीय घाटा या फिजिकल डिफिसिट पहुंच गया था 10 ईयर्स में। जबकि हम जब आए, एनडीए गवर्नमेंट जब आई, तो हम जीएसटी लेकर आए, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड हमने इंट्रोड्यूस किया, जिसने हमारी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में मदद की, कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। ये बात यहां पर कही गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया कि यूपीए गवर्नमेंट ने ना सिर्फ बोरो किया, बहुत हैवी अमाउंट बैंक से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो किया, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। ये एलिगेशन लगाया गया यूपीए गवर्नमेंट में, ठीक है। इन्होंने कहा कि इन्होंने कई सारे फंड को रेज किया, बट इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि जो आप असेट बनाते हो, आप ब्रिज बना रहे हो, रोड लाइन, या फिर आप कोई भी टनल बना रहे हो, ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा कि हाफ हो गया। 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 31% था, बट 2014 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 16% हो गया। आपने इतना अमाउंट बोरो किया, आपने इतना फंड रेज किया, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका जो खर्चा है वो रिड्यूस हो गया, तो आपने वो पैसा कहां खर्च किया? सिंपल सी बात ये कही। जबकि कहा कि हमने एक कांस्टेंट मेंटेन किया है, हम 28% कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने यहां पे कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव हुआ है। Yes, the unemployment rate improved progressively during the NDA government tenure. व्हाइट पेपर में ये बात नोट की गई है। यहां पर बोला है 2017-18 में 6% था और 22-23 में 3.2% देखने को मिला, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये बात यहाँ पे कही गई। हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर को रिड्यूस किया है, ये बात इस व्हाइट पेपर में नोट की गई। तो क्वेश्चन किस तरीके से है देखो, क्वेश्चन है व्हाट आर द की हाइलाइट्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द व्हाइट पेपर एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी, पॉलिसी डिसीजन एंड आउटकम्स। तो आप एक आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या है, यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट के आधार पर, अलग अलग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ बहुत अच्छी है। हमारी गवर्नमेंट में कंट्री एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे और हमारी जीडीपी होगी $5 ट्रिलियन। एंड द नेक्स्ट 3 इयर्स हम टच करेंगे $7 ट्रिलियन बाय द 2030। ये बात कही है। द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद अ जीडीपी ऑफ $5 ट्रिलियन द नेक्स्ट 3 ईयर एंड टच 7 ट्रिलियन बाय द 2030। तो 3 सालों में हम 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे विथ $5 ट्रिलियन जीडीपी, एंड 2030 तक हम $7 ट्रिलियन की जीडीपी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, अगेन क्रिटिसिज्म है ये कि 10 ईयर अगो, 10 साल पहले हमारी कंट्री की अगर इकोनॉमी देखें तो हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे इन द वर्ल्ड में और हमारी जीडीपी $1.9 ट्रिलियन की थी। बट आज अगर आप देखोगे तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और हमारी जीडीपी $3.7 ट्रिलियन की है, एंड नेक्स्ट 3 इयर्स में हम $5 ट्रिलियन हो जाएंगे, एंड 2030 तक हम $7 ट्रिलियन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये बात यहां पर कही गई है। तो यहां पर आप क्रिटिसिज्म और अचीवमेंट दोनों बातों को आप लिख सकते हैं सेपरेट पॉइंट बना के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहां पर एक और रिपोर्ट आई है ASI, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये ASI एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज रिपोर्ट है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री मतलब ASI रिपोर्ट। ASI रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम या रिलीज करने का काम कौन करता है? MOSPI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
इट इज अ पार्ट ऑफ एनएसओ। हमारा जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर है उसका ही पार्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट फॉर द रेफरेंस पीरियड 2020-21 एंड 21-22, तो 2020-21 और 21-22 में क्या इंडस्ट्रीज में ग्रोथ रही है, क्या इन्होंने काम किया है, अचीवमेंट क्या है, तो 2020-21 और 21-22 का डेटा बेसिकली यहाँ पर है। क्लियर? इस रिपोर्ट को भी हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम की हाइलाइट्स को देखते हैं। क्या कहा है? पहली बात की गई है अबाउट द ग्रॉस वैल्यू एडिड, मतलब जीवीए। जीबीए के बारे में क्या बात की गई है? कहा गया है कि 2020 और 21 में हमारी कंट्री का जीबीए 8.8% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से। मतलब 2019-20 से हमने देखा है कि हमारा जीबीए इंक्रीज हुआ है 8.8%। वहीं बोला गया है 2021-22 में हमारा जीबीए इंक्रीज हुआ है 26.6% प्रीवियस ईयर से, मतलब इस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके करंट रेशियो या करंट रेट बताया जा रहा है। 2020-21 में हमारा जीबीए 8.8% इंक्रीज हुआ था इसके प्रीवियस ईयर 2019-20 के कंपैरिजन में। सिमिलर 21-22 में हमारा जीबीए 26.6% इंक्रीज हुआ है इसके प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, मतलब 2020-21 के कंपैरिजन में। मतलब लगातार हमारी इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही हैं, हमारी इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ कर रही हैं। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द जीबीए? जीबीए मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी कंट्री में हम जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जीडीपी प्लस सब्सिडरी ऑन द प्रोडक्ट माइनस टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट। पहली बार जीबीए को कैलकुलेट अगर आप देखेंगे तो पहले इसका बेस ईयर 2004-05 था, नाउ करंट बेस ईयर है 2011-12। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझिए कि वैल्यू एडेड क्या होता है, आप किसी चीज में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। वैसे अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी जीडीपी में, क्या हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए, मुझे खानी है एक आइसक्रीम, ठीक है, और ये आइसक्रीम है 100 रुपीज की, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, शुगर लगी या कोई दूसरा रॉ मटेरियल लगा, तो रॉ मटेरियल का प्राइस हो गया क्या 50 रुपीज, और मार्केट में आइसक्रीम कितनी मिल रही है 100 रुपीज की। तो इसमें वैल्यू कितनी ऐड हुई? वैल्यू ऐड हो गई 50। तो इसको हम बोलेंगे कि वैल्यू एडिशन 50 रुपीज का हुआ है। बात समझ में आ रही? लेकिन यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, मान लेते हैं शुगर, शुगर को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? शुगर केन की जरूरत पड़ी। शुगर को बनाने के लिए जरूरत पड़ी हमें शुगर केन की, और शुगर केन का प्राइस था 20 रुपीज। तो शुगर केन से शुगर बनी जिसमें वैल्यू ऐड कितनी हुई? 30 रुपीज की वैल्यू ऐड हुई। तो शुगर केन से शुगर बनाने में वैल्यू ऐड कितनी हुई? 30 रुपीज की। एंड फिर शुगर से आइसक्रीम तैयार करने में वैल्यू ऐड कितनी हुई? 50 रुपीज की। तो हम अगर जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड देखेंगे तो यहाँ पर 30 रुपी वैल्यू ऐड हुई थी, यहाँ पे 50 रुपी वैल्यू ऐड हुई थी, तो हम कहेंगे कि टोटल 80 रुपी हमारी वैल्यू ऐड हुई। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना वैल्यू को वो ऐड कर रहा है, सिंपल सी बात है। सो 21-22 में हमारी इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ किया है, जिसके कारण आप देखेंगे हमारी कंट्री में कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स की ग्रोथ हुई है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इनपुट आउटपुट, जीबीए, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीजें इंक्रीज हुई है हमारी कंट्री में। ये बात इन्होंने कही है। अगर हम की इंडस्ट्रीज देखते हैं जिनमें ग्रोथ रजिस्टर की गई है, तो की इंडस्ट्रीज हैं इंडस्ट्रीज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक मेटल्स, कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मोटर व्हीकल्स, फूड प्रोडक्ट, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट। ये सारे डाइवर्स या ये सारे वो ग्रुप्स हैं जिनमें ग्रोथ रजिस्टर की गई है। तो इन सारे ग्रुप्स का या इन सारी इंडस्ट्रीज का अगर हम देखेंगे तो 56% है हमारे टोटल जीबीए का। टुगेदर दीज इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 56% ऑफ द टोटल जीबीए ऑफ द सेक्टर। क्लियर है? अब यहाँ स्टेट की भी बात की गई है कि कौन से स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है। तो यहाँ पे 2 ईयर है, एक है 2020-21 और दूसरा है 21-22। तो 2 ईयर का कंपैरिजन है। पहला बोला है कि 2020-21 में गुजरात टॉप पर था एंड सेकेंड नंबर पर था महाराष्ट्र। लेकिन अगर आप देखेंगे लिखा है ना, गुजरात रिमेन एट द टॉप इन द टर्म ऑफ जीबीए इन 2020-21। 2020 एंड 21 में गुजरात टॉप पर था एंड सेकेंड इन 21-22, और गुजरात सेकेंड पहुंच गया था कहां पर? 21-22 में। महाराष्ट्र की रैंकिंग रिवर्स हुई है।
महाराष्ट्र 21-22 में फर्स्ट नंबर पे रहा है, वहीं यहां पर आप देखेंगे महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे रहा है। तो गुजरात और महाराष्ट्र की कहानी है, 2020-21 में गुजरात टॉप पर था, 2021-22 में महाराष्ट्र टॉप पे था, और फिर दोनों सेकंड चले गए अलग अलग ईयर में। सिंपल सी बात है। इसके अलावा बोला गया कि तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश लगातार मेंटेन कर रहे हैं टॉप 5 स्टेट की पोजीशन कंट्रीब्यूटिंग द मैन्युफैक्चरिंग जीबीए। तो जीबीए में टॉप 5 में आपको तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या बोला गया है इसके अलावा? इसके अलावा कहा है हमारी कंट्री में जब कोविड आया था तो कोविड के समय जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो डिक्लाइन हुआ था, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई थी, तो एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन किया था। लेकिन पैंडेमिक के बाद हमने अपने सेक्टर्स को ग्रो किया है और हमें 7% की ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में देखने को मिली है। ठीक है, और क्या कहा गया? अब बात करते हैं सैलरी की। तो 2020-21 में एवरेज सैलरी 1.7% इंक्रीज हुई है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें 21-22 में 8.3% सैलरी में हाइक देखा गया है। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई। ठीक है, डन इतनी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये 5 वो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा प्रोवाइड इन 5 स्टेट ने किया है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, वो भी किस सेक्टर में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। टोटल 54% कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोनों ईयर्स में इन 5 स्टेट्स का देखने को मिलता है। ठीक है, सो व्हाट इज द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री? जैसे कि मैंने कहा, ये इंडस्ट्री हमारी जो कंट्री की 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका सर्वे करती है, डेटा एनालिसिस करके एक स्टैटिक प्रोवाइड करती है। इट स्टार्टेड इन 1960 विथ बेस ईयर 1959। तो 1959 के बेस ईयर से 1960 में हमने इसको स्टार्ट किया था अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स एक्ट 1953। बाद में हमने अपने बेस ईयर को चेंज किया, बेस ईयर हमने 2010-11 कर दिया अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स एक्ट 2008। क्लियर है? डन इतनी चीजें। इसके बाद हमने फर्दर एक और अमेंडमेंट किया है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2017। हमने इसमें वापस से एक अमेंडमेंट किया था और कवरेज कर दिया था ऑल इंडिया में। ओके, अब बात करते हैं कंबाइन हमारा जो इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्रीज का। तो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? पहले आप इनके नाम एक बार देख लीजिए। अगर पूछ लिया जाए बताइए 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी कोर इंडस्ट्री नहीं है? सो आपको एटलीस्ट कोर इंडस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि 8 हमारी कोर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड स्टील। इनमें भी ग्रोथ रजिस्टर की गई है, वो भी पॉजिटिव ग्रोथ है, एंड ग्रोथ है 12.1% की। ग्रोथ कितनी है? कंबाइंड 12.1% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है इन 8 कोर सेक्टर में। इस रिपोर्ट का ये पूरा डेटा था। नेक्स्ट बात करते हैं, इस न्यूज को हमने अपने करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। आरबीआई अनाउंस 97.50% ऑफ ₹2000 नोट्स रिटर्न टू द सिस्टम। आरबीआई ने रिसेंटली हमें बताया है कि जो 2000 रुपीज के नोट, बैंक नोट सर्कुलेशन में थे, उनका 97.50% रिटर्न आ गया है बैंक में। लेकिन स्टिल अभी भी सर्कुलेशन में 8,897 करोड़ रुपीस 2000 रुपीज के नोट, इतने अमाउंट के सर्कुलेशन में है, और अभी भी 2000 रुपीज के नोट एक लीगल टेंडर है। ठीक है, तो टोटल सर्कुलेशन में कितने नोट थे? तो 2000 रुपीज के टोटल नोट सर्कुलेशन में थे 3.56 लाख करोड़ रुपीस। इसी का 97.50% रिटर्न आ चुका है बैंक में, और अभी भी रिमेन है 8,897 करोड़ रुपीस। क्लियर है? एक्चुअली 19th ऑफ मई 2013 में आरबीआई ने अनाउंस किया था 2000 रुपीज के नोट को हम सर्कुलेशन से हटा रहे हैं, इनको डिमोनेटाइज कर रहे हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं। लेकिन कहा गया है आरबीआई ने कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं एंड आरबीआई के जो 19 ऑफिसेज है अक्रॉस द कंट्री, वहां पर अभी भी आप 2000 रुपए के नोट को जमा कर सकते हैं, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं, या फिर कैश भी इशू करा सकते हैं। क्लियर है? अब 2000 रुपीज के नोट्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2000 रुपीज के नोट को हमने इंट्रोड्यूस किया था नवंबर 2016 में, जब हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ था एंड करेंसी की शॉर्टेज हो गई थी। 500 के नोट या 1000 रुपीज के नोट नहीं थे, तो उस समय हमने लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए 2016 में 2000 रुपीज के बैंक नोट इंट्रोड्यूस किए थे,
और बाद में हमने इसकी प्रिंटिंग को 2000 रुपीज के नोट की प्रिंटिंग को 2018-19 में सीज कर दिया था, लेकिन स्टिल ये लीगल टेंडर है, इस बात को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द अलोकेटेड बजट फॉर द सोवरियन गोल्ड बॉन्ड एश्योरेंस इन द अपकमिंग फिजिकल ईयर 24-25। तो आगामी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 24-25 उसके लिए एसजीबी के लिए बजट कितना है, कितना रुपए का सोवरियन गोल्ड बॉन्ड इशू किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। इशू करने का काम आरबीआई करती है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसजीबी सोवरियन गोल्ड बॉन्ड को इशू करती है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि अभी 1 ग्राम मतलब बॉन्ड की वैल्यू भी डिसाइड की है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर भी हमें डिस्कशन करना है कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 3500 करोड़ रुपए के सोवरियन गोल्ड बॉन्ड इशू करेंगे इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। ओके, सो पहली बार सोवरियन गोल्ड बॉन्ड को 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मकसद क्या था? मकसद केवल इतना था कि फिजिकल गोल्ड जो पब्लिक खरीद लेती है इन्वेस्टमेंट के नाम पर और घर पे रखती है, तो फिजिकल जो आपका गोल्ड है उसका इंपोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था हमारी कंट्री में, तो फिजिकल गोल्ड के वैल्यू के इक्वल आप यहाँ पे वर्चुअली बॉन्ड को परचेस कर सकते हैं, जिनका एक मैच्योरिटी पीरियड होगा और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। इशू कौन करता है? इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबल कौन होता है? कौन कौन एसजीबी को परचेस कर सकता है? तो कोई भी इंडिविजुअल, आप और मैं, जो कि रेसिडेंट है इंडिया के, क्योंकि ये एनआरआई, फॉरेनर या ओसीआई पर्सन के लिए नहीं होता। केवल ये व्यक्ति जो इंडिविजुअल रेसिडेंट है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है, कोई ट्रस्टी है, यूनिवर्सिटी एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, वो एलिजिबल होते हैं इन एसजीबी को परचेस करने के लिए। इनका टेन्योर 8 इयर्स का होता है, लेकिन प्री मैच्योरली आप 5th ईयर, 6th ईयर या 7th ईयर में इनको आप रिडम्पशन ले सकते हैं, इनको आप बेच सकते हैं, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। आप इनको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बेच भी सकते हैं, रिडम्पशन भी ले सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर का होता है, लेकिन 5 ईयर के बाद इन्हें रिडम किया जा सकता है। मिनिमम साइज, तो मिनिमम साइज होता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड मैक्सिमम लिमिट वेरी करती है अलग अलग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल मेरे और आपके लिए, तो हमारे लिए जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 4 kg होगी। ट्रस्टी के लिए 20 kg आपको मैक्सिमम लिमिट देखने को मिलेगी। इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है 2.5% पर एनम, 1.25% पहले साल में एंड देन रिमेनिंग आपको मतलब फर्स्ट हाफ ईयरली में आपको 1.25 एंड देन 1.25। तो यहाँ पे 2.50% आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। एसजीबी का इस्तेमाल हम कोलेट्रल के रूप में भी कर सकते हैं फॉर टेकिंग लोन। अगर बैंक से आपको लोन लेना है तो एज अ कोलेट्रल आप एसजीबी को रख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, बाकी तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, आप अभी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है उसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है? सो डिसाइड किया जाता है बाय इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के द्वारा, जिसका फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। क्लियर? ये लोग ही गोल्ड के प्राइस को बेसिकली डिसाइड करते हैं। तो रिसेंटली हमें जो प्राइस मिल रहा है, आइए उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम नेक्स्ट प्राइस फिक्स्ड। तो रिसेंटली यहाँ पर जो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड है उसके गोल्ड के प्राइस को फिक्स किया गया है और फिक्स प्राइस है 6,263 रुपीज पर ग्राम। 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 6,263 6,263 होगी। तो 62 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की वैल्यू। ओके, इसको याद रखना है। डन। बाकी तो वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई थी कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मिनिमम होता है और उसी के डिनोमिनेशन में हम फर्दर यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। पीरियड मैच्योरिटी का 8 ईयर होता है, ठीक है। बाकी आप इसका एग्जिट ऑप्शन 5 ईयर, 6 ईयर एंड 7th ईयर में अवेलेबल होता है। बाकी सारी बातें वही हैं जो हमने डिस्कस की थी। चलिए नेक्स्ट है OECD, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के द्वारा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट किया है। पहले इन्होंने कहा था कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रहेगी फॉर द FY25, लेकिन इन्होंने अपने डेटा को रिवाइज किया है और कहा है कि FY25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.2% रहेगी अकॉर्डिंग टू द OECD। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ और रेट्स हैं, जैसे कि IMF
का रेट है 6.5% फॉर द FY25, वर्ल्ड बैंक एंड S&P 6.4, 6.4 और एशियन डेवलपमेंट बैंक 6.7% कहता है कि FY25 में भारत की रेटिंग रहेगी, ग्रोथ परसेंटेज रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं HDFC बैंक, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। HDFC बैंक रेज $300 बिलियन थ्रू फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड इशू। देखिएगा, HDFC बैंक ने टोटल $750 मिलियन के ट्रेंच को लिस्ट कराया था गिफ्ट सिटी में कि हमें $750 मिलियन के हम बॉन्ड को इशू करेंगे और उससे फंड रेज करेंगे। सो फिलहाल इन्होंने पहली बार 750 मिलियन का ही एक पार्ट है ये, ठीक है, $300 मिलियन का फंड रेज किया है सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड से, ठीक है, और इसमें जो डिनोमिनेशन है वो डॉलर में इन्होंने फंड को रेज किया है। अब इस फंड का इस्तेमाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। मतलब अगर आप देखेंगे तो इस फंड का इस्तेमाल जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल सेक्शन हो गया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन एनवायरनमेंट है, उन सेक्टर में ये पैसा खर्च किया जाएगा। अब ये जो $300 मिलियन फंड हमने रेज किया है फॉर द टेन्योर ऑफ 3 इयर्स, कितने समय के लिए? फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए, विद द 95 बेसिक पॉइंट स्प्रेड ओवर US ट्रेजरी, और रिमेनिंग जो $450 बिलियन का हम फंड रेज करेंगे फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर विद अ स्प्रेड ऑफ 108 बेसिक पॉइंट ओवर द US ट्रेजरी। तो व्हाट इज द बेसिक पॉइंट? तो बेसिक पॉइंट इज अ स्टैंडर्ड मेजर फॉर द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को मेजर करने का एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है। 1 बेसिक पॉइंट इक्वल टू 1/100 ऑफ द 1%। क्लियर, ये इसका मतलब है। तो इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करने के लिए हम बेसिक पॉइंट का इस्तेमाल भी करते हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी जहां पे रेपो रेट एंड डिफरेंट पैरामीटर को डिसाइड किया गया। आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है फॉर द 6th टाइम इन अ रो एट 6.5%। तो हमारी कंट्री का रेपो रेट कितना है? तो फिलहाल रेपो रेट चल रहा है 6.5%, ठीक है, डन। देन रेपो रेट के बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF चल रहा है 6.25%। ओके, बैंक रेट एंड MSF, बैंक रेट एंड MSF है 6.75% एंड रिवर्स रेपो रेट है 3.75% एंड FY25 में GDP ग्रोथ रहेगी 7%। इनको सिर्फ रिवाइज करने के लिए इस डेटा को लिया है, मैंने इसको डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे डेली CA में, ठीक है। तो एक बार आप लिस्ट बना लीजिएगा और एग्जाम में अपीयर होने से पहले इसको देख कर जाइएगा, क्योंकि इनकी बार बार मीटिंग होती है और चेंज होता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट अलोकेट्स ₹9,000 करोड़ टू एग्जिम बैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9,000 करोड़ रुपीस दिए हैं एग्जिम बैंक को। एग्जिम बैंक का क्या मतलब होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक है बेसिकली, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन्ड बॉडी है। एग्जिम बैंक बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है टू द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। क्लियर है? तो बेसिकली क्या है ये? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है और इसका फॉर्मेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 से हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो एग्जिम बैंक ने दूसरी फॉरेन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड किए थे और वो लोन बहुत ही डाउटफुल है, NPA बहुत ज्यादा बढ़ गया है एग्जिम बैंक के पास, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9,000 करोड़ रुपीस एग्जिम बैंक को दिए हैं एज अ लोन एक्सटेंडेड टू द फॉरेन कंट्री टर्न NPA, ठीक है। एग्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब LOC भी प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज है, और वो जब पैसा रिटर्न नहीं आता तो वो NPA बन जाता है। तो वही कहानी एग्जिम बैंक के साथ हुई है, इसलिए गवर्नमेंट ने 9,000 करोड़ रुपीस दिए हैं। नेक्स्ट है द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया has approved acquisition of how much percentage stake by the Zurich Insurance Company Limited in the Kotak Mahindra General Insurance Company Limited। तो अभी रिसेंटली CCI ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कितने % शेयर को एक्वायर करने की परमिशन ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दी है? सो आंसर इज 70%। तो 70% स्टेक को परचेस किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा कुछ और अनाउंसमेंट की गई थी, जैसे कि आप देखेंगे पेमेंट एग्रीगेटर। तो यहाँ पे टाटा पे को पेमेंट एग्रीगेटर बनाया गया है, जोमेटो को पेमेंट एग्रीगेटर बनाया गया है। 2 फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है जिनका नाम है डिसेंट्रो एंड जस्टपे, इन्हें भी पेमेंट एग्रीगेटर बनाया गया है। और एक और फर्म है जिसका नाम है जोहो,
इसे भी आरबीआई ने लाइसेंस दिया है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो इन पांचों का नाम याद रखिएगा, ये पांचों के पांचों पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस इन्हें मिल गया है बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है, फ्लाईवायर पार्टनर विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू डिजिटाइज एजुकेशनल पेमेंट फ्रॉम इंडिया। अब देखिए कई सारे इंडियंस आपको देखने को मिलते हैं कि वो अदर कंट्रीज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन कंट्री में स्टडी करते हैं। अब स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको एजुकेशनल फी देनी पड़ेगी, और एजुकेशनल फी अगर आपको उनकी करेंसी में देना है और ऑफलाइन मोड में पेपर वर्क से देना है तो बहुत लंबी और लेंदी प्रोसेस हो जाती है। तो हमारे जो इंडियन स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए और उनकी पेमेंट मेथड को इजी करने के लिए एसबीआई ने फ्लाईवायर के साथ एक पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो फ्लाईवायर कॉर्पोरेशन ने एक पार्टनरशिप की है विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम टू मॉडर्नाइज एंड डिजिटाइज इंटरनेशनल एजुकेशनल पेमेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट। ठीक है, जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोकल करेंसी में आप डायरेक्टली पेमेंट रिसीव हो जाएगी इंस्टीट्यूट को, ऑपरेशनल इफिशियंसी इंक्रीज होगी और जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट का वो भी इंक्रीज होगा और पेमेंट प्रोसेस भी इजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर आरबीआई ने एक और फैसला लिया है, एचडीएफसी बैंक कैन एक्वायर 9.5% स्टेक इन द सिक्स बैंक। तो आरबीआई ने रिसेंटली यहाँ पे एक नोटिस इशू किया है, उसका एक सर्टेन लिमिट है, पीरियड है कि एचडीएफसी बैंक 6 बैंक्स में एक्वायर कर सकता है अप टू 9.5% ऑफ स्टेक। वो 6 बैंक कौन से होंगे, तो वो 6 बैंक यहाँ पर आरबीआई ने बताया है ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के इन बैंक्स में शेयर है, उनके शेयर्स को आप इंक्रीज कर सकते हो और टोटल इन्वेस्टमेंट लेकिन आपका 9.5% से नहीं होना चाहिए ज्यादा। सो एचडीएफसी बैंक हैज रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू इंक्रीज इज स्टेक इन द 6 बैंक। 6 बैंक्स आर एक्सिस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई, बंधन, इंडसइंड बैंक एंड यश बैंक। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक और उसकी जो और कंपनीज हैं जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस, ये सभी कंबाइनली यहां पर 9.5% तक स्टेक परचेज कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं इन 6 बैंक का। आरबीआई के नोटिस इशू करने के 1 ईयर पीरियड तक ये वैलिड रहेगा, मतलब 4 Feb 2025 तक आपको अपने ट्रांजेक्शन करने, तब तक के लिए ही वैसे वैलिड है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर आरबीआई का एक और डेटा एनालिसिस है कि बैंकिंग लिक्विडिटी डेफिसिट हुआ है। ठीक है, लिक्विडिटी डेफिसिट श्रिंक टू 1.40 लाख करोड़ रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट जारी की और कहा है कि जो लिक्विडिटी डेफिसिट है वो रिड्यूस हुआ है 1.40 लाख करोड़, जो कि 3.46 लाख करोड़ रुपीस था। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ है, तो इस पे भी इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, गवर्नमेंट बैंकों से बहुत ज्यादा पैसे ले रही है, जिसके कारण ये लिक्विडिटी डेफिसिट हमको देखने को मिला है। ठीक है, ये बात यहां पर कही गई है। तो क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द लिक्विडिटी। अब जैसे कि मुझे पानी पूरी खानी है, मैं एक शॉप पे जाती हूँ पानी पूरी खाने के लिए और 50 रुपीज की पानी पूरी खाई और 50 रुपए का चेक मैंने उसको दे दिया। अब वो मुझे देखेगा कि यार ये 50 रुपए का चेक, फिर मैं बैंक जाएगा, 3 दिन लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे, तो लंबा प्रोसेस है। मतलब ऐसा कोई भी अगर आपके पास असेट है या वैल्यू है जो इजिली तुरंत लिक्विडिटी फॉर्म में आ जाए, जैसे कि अगर मैंने उसको कैश दिया मतलब ये लिक्विडिटी है, तो आपके कैश, गोल्ड, ये सब आपकी लिक्विडिटी कहलाती है जो इजिली आपके कैश इनफ्लो में आ जाता है। इट इज अ मेजर ऑफ कैश एंड अदर लिक्विड असेट अवेलेबल विद अ बैंक टू मीट डिमांड अपॉन इट। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो इस लिक्विडिटी को मेंटेन करती हैं कि मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो भी इन्फ्लेशन आ जाएगा, मार्केट में अगर पैसा कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी तो भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। इसलिए आरबीआई एक टूल इस्तेमाल करता है विच इज LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टूल, जिससे ये मार्केट में लिक्विडिटी को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। सो LAF को समझने के लिए कुछ बेसिक बात अभी हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है बैंक्स को, और बैंक्स को जिस रेट पे शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। अभी हमने देखा 6.5%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट है, जब बैंक के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी होती है तो बैंक अपना डिपॉजिट रखवा देती है किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई जब बैंक्स का पैसा रखता है तो उस पर भी इनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट दोनों को डिसाइड करता है आरबीआई। मान लेते हैं आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, 6% की जगह इसको कर दिया क्या? इसको कर दिया आपको 8%। 8%, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि बैंक को आप 8% पे लोन दे रहे हो। मतलब जब आप हाई इंटरेस्ट पे बैंक को लोन दोगे तो क्या बैंक लोन लेगी आपसे? नहीं, क्योंकि हम भी जब जाते हैं बैंक्स के पास तो जो बैंक हमें सस्ते दामों में कम इंटरेस्ट पे लोन देती है तो हम उसका लोन लेते हैं। तो अगर आरबीआई बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी तो बैंक्स लोन नहीं लेंगे, और जब बैंक्स लोन नहीं लेंगे तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और जब बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो वो अपने कस्टमर को भी लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जिससे मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा। क्लियर हो रही थी चीजें? वैसे ही अगर आपने रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज कर दिया तो बैंक क्या सोचेंगे, यार मैं अपना पैसा जमा कराता हूं आरबीआई के पास तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब ज्यादा इंटरेस्ट बैंक को मिलेगा तो बैंक अपना पैसा किसके पास देंगे? आरबीआई के पास। तो तब भी बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी। जब बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम होगी तो वो कम पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे कस्टमर्स को, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। अब इसी का अपोजिट देखते हैं कि रेपो रेट को कर दिया कम और रिवर्स रेपो रेट को भी कर दिया कम। अभी क्या कहानी है कि रेपो रेट 6.5% से कर दिया 4%। इसका क्या मतलब है कि आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को लोन ले रही है, तो बैंक्स क्या करेंगे? आरबीआई से ज्यादा लोन लेंगे। आरबीआई से जब ज्यादा लोन लेंगे तो बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा, मनी मनी मनी। तो जब ज्यादा पैसा होगा बैंक के पास तो बैंक कस्टमर्स को लोन बांटेगी, तो मार्केट में क्या आएगा? पैसा, अगेन मनी मनी मनी, तो लिक्विडिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर रिवर्स रेपो रेट भी कम है तो बैंक सोचेगा, यार अगर 2% पे आरबीआई इनका पैसा रख रही है तो बैंक सोचेगा इससे ज्यादा पैसा तो मैं कस्टमर को देके कमा लूंगा, मैं क्यों अपना पैसा आरबीआई के पास रखूं। तो इस केस में जब रिवर्स रेपो रेट भी कम होगा तो बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं करेंगे, तब भी बैंक्स के पास लिक्विडिटी होगी और वो लोन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करने, मनी फ्लो को मैनेज करने के लिए ये टूल काम में आते हैं, जिससे हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो। इसे ही हम क्या कहते हैं? इन एडजस्टमेंट टूल को ही हम कहते हैं LAF। इसको लाया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमिटी इन 1998। इसे ऑपरेट किया जाता है थ्रू द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट। क्लियर हो गया इतनी चीजें? तो यही कहानी थी। तो आई थिंक आपको सारा मैटर समझ में आया होगा। कोशिश किए थोड़े से स्टैटिक टर्म्स भी आपको सिखाते चले, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में डेफिनेटली आई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 5 में बहुत जल्दी, ऐसे ही कुछ नई इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर। और जाते जाते लिंक को शेयर करके ज़रूर जाएंगे।